आज हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। आज हम देखेंगे न्यूक्लियस की ताकत। हम देखेंगे न्यूक्लियस से एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले रेडियो एक्टिविटी हुआ करता था सिलेबस में, जो इस टाइम पे नहीं है, तो सीधा आपको न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। न्यूक्लियस से एनर्जी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इन्हीं को हमें पढ़ना है। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, एक हैवी न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे भी जब हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो रहा है तो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। वहीं हमारे पास दो छोटे न्यूक्लियाई हैं, वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियस की ताकत क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा एक कंपैरिजन देखते हैं। हमारे पास है 1 kg कोल। 1 kg कोल जब हीट होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी 10⁻⁷ जूल। वहीं अगर हमारे पास 1 kg यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम, और इसका कंप्लीट फिजन हो जाए, न्यूक्लियर फिजन, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी 10⁻14 जूल। मतलब 1 kg यूरेनियम में 1 करोड़ गुना ज्यादा, 10⁷ टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कोल के कंपैरिजन में। तो ये न्यूक्लियस की ताकत है। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लियस से हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन से और न्यूक्लियर फ्यूजन से। सबसे पहले हमारे पास आएगा न्यूक्लियर फिजन, उसको समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन क्या है? फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एक हैवी न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाना, और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियर फिजन का। हमारे पास यूरेनियम है 92, यूरेनियम 235। इसका बॉम्बार्डिंग कराया गया न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन इसको ऐसे लिखते हैं 0 and 1। तो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई गई यूरेनियम के साथ, तो हमें क्या मिलता है? यूरेनियम जो कि हैवी न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो जाता है लाइट न्यूक्लियाई में। हमें मिलता है बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम 56, बेरियम 141, 36, क्रिप्टॉन 92। लेकिन साथ में हमें 3 और न्यूट्रॉन मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम क्यू वैल्यू भी कहते हैं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है इसका अच्छा यूज भी है। इसको हम, इस न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी रिलीज कर रही है उसको हम सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका बड़ा खतरनाक इफेक्ट भी है। बहुत खतरनाक भी हो सकता है न्यूक्लियर फिजन। क्यों खतरनाक हो सकता है सर, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं चेन रिएक्शन को। पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि ये न्यूक्लियर फिजन क्यों खतरनाक हो सकता है, फिर इसका अच्छा यूज क्या है। ठीक है, चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन क्या होती है, इसको समझिए ध्यान से। हमारे पास यहां पे यूरेनियम है, ठीक है, हमने एक न्यूट्रॉन को इसके साथ बॉम्बार्ड कराया। न्यूट्रॉन हमने यूरेनियम पे स्ट्राइक कराया, न्यूट्रॉन। ठीक, अब देखिए, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा, बेरियम क्रिप्टॉन तो बनता है, लेकिन साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। तो यहां से 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 1 2 3। अब यूरेनियम पूरा हमारे पास सपोज 1 kg है, तो उसमें बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे। अब यहां पे 3 निकले, ये 3 न्यूट्रॉन्स जो निकले ये फिर से यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेंगे, यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ। एक हमारे पास यूरेनियम है ना, 1 kg यूरेनियम है, तो उसमें पहले न्यूट्रॉन को हमने एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराया यूरेनियम के साथ। तो कितने न्यूट्रॉन्स निकल गए? 3। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर से 3 यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेंगे, बॉम्बार्ड होंगे। तो फिर एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ स्ट्राइक किया, यहां से भी 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 1 2 3। तो यहां से भी 3 निकले, 1 2 3। फिर यहां से भी 3 निकले, 1 2 3। पहले यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स निकले, 3 फिजन हुए। ठीक, कितनी फिजन प्रोसेस चली? 3। यहां पे शुरू से देखो, यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई स्टार्टिंग में? 200 MeV। ठीक है, फिर यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स बने और 3 इनके साथ स्ट्राइक किए, तो यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 600 MeV। क्योंकि 600 क्यों हुई? क्योंकि 3 फिजन प्रोसेस हुई। अब ये 9 बन गए,
अब ये 9 बन गए, ये 9 फिर से यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेंगे, यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ। अब यहां पे एक साथ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा। फिर यहां से ये और 3 बनेंगे, और 3 बनेंगे, और 3 बनेंगे, तो ये चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। ठीक, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, इस चेन रिएक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन बनेंगे और बहुत ज्यादा फिजन प्रोसेस एक साथ होंगी। एक फिजन प्रोसेस से 200 MeV एनर्जी निकल रही है, तो अगर 1 लाख फिजन प्रोसेस एक साथ हो गई तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी जो इस फिजन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, पहले ये एनर्जी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी, फिर ये थोड़ी देर बाद सराउंडिंग में हीट एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, समझ गए ना इतना। तो जब एक फिजन प्रोसेस हुई 200 MeV एनर्जी रिलीज हुई, चेन रिएक्शन हुई, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा नंबर में न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे और बहुत ज्यादा फिजन प्रोसेसेस एक साथ होंगी, तो यहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, बहुत लार्ज अमाउंट में। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी एक टाइम पे, जिसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। कंट्रोल नहीं कर पाए। और ऐसा होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में। अगर एटम बॉम्ब की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, तो वहां पे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। क्या होता है, 1 kg यूरेनियम लिया सपोज, और उसमें एक न्यूट्रॉन को डाल दिया, एक न्यूट्रॉन ने 3 न्यूट्रॉन बनाए, 3 ने 9 बनाए, 9 ने फिर आगे बनाए, और एक टाइम बहुत सारे न्यूट्रॉन बन गए और बहुत सारी फिजन प्रोसेस बहुत कम टाइम पे हो गई। तो यहां पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ब्लास्ट होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है, एटम बॉम्ब में। अगर हिरोशिमा नागासाकी की बात करें, तो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। अलग अलग डेट पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। न्यूक्लियर बॉम्ब इतना खतरनाक है, देखिए हुआ क्या था, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन वहां पे हुआ था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक है, इसको ऐसे समझिए, वो याद करिए। हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में, बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड स्टोरीज मिल जाएंगे नेट पे, उनको सर्च कर लीजिए। न्यूक्लियर बॉम्ब जब डाला गया हिरोशिमा नागासाकी में, तो ऐसा कहा जाता है वहां पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सोचिए, हम तो यहाँ पौड़ी में 30-35 डिग्री सेल्सियस मुश्किल से टेम्परेचर जाता है गर्मियों में, 30-35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो क्या होगा। यही हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब डालने में हिरोशिमा नागासाकी में। 6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, लोग जिंदा जल गए। 2-3 किलोमीटर के रेडियस में लोग जिंदा जल गए। और ऐसा कहा जाता है कि 90,000 to 1 लाख इतने लोग तो जिंदा जल गए, मर गए, सीधा खत्म हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उतने ही 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ही इसका इफेक्ट था। यहाँ तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन जो यहाँ से रेडिएशन निकला न्यूक्लियर बॉम्ब से, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक पहुँचा। और उस रेडिएशन से किसी के नाखून निकलने लगे, बाल निकलने लगे, स्किन में इफेक्ट पड़ने लगा। अच्छा, ये कहा जाता है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जब एटम बॉम्ब डाला गया, तो इतनी ज़्यादा लाइट निकली कि जिसने भी देखा उसकी आंखें खराब हो गई। तो बहुत खतरनाक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, कोई बच्चों वाली बात नहीं है। ऐसा बोला जाता है ना कि मैं एटम बॉम्ब डाल दूंगा, कंट्रीज बोलते हैं ऐसे। तो बहुत खतरनाक चीज़ है न्यूक्लियर बॉम्ब। उस समय तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन आज के जो एटम बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और आजकल तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी पहले से ज़्यादा है, तो कितना इफेक्ट इसका होगा। ठीक, तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वहाँ पे होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये तो है इसका खतरनाक इफेक्ट न्यूक्लियर फिजन का। लेकिन हम इस एनर्जी को अच्छी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे अच्छे यूज़ इसका कर सकते हैं, इसका अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां से जो एनर्जी निकल रही है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है, अब वही देखते हैं। अगर हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें, तो न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है,
हम उसका अच्छा यूज कर सकते हैं और हम उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी यही पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड अपॉन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यहां पे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो हम देखेंगे कि चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करके हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग कोर से। कोर क्या है? कोर इज अ साइट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। यहीं पे हम न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन उसके साथ इंसिडेंट कराया, यहीं पे फिजन होता है, वो उसे कहते हैं कोर। ठीक, अब यहां से जब न्यूक्लियर फिजन हो रहा है रेडिएशन निकलेगा, तो रेडिएशन लीकेज ना हो एटमॉस्फेयर में, इसलिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टर, कोई ऐसा मटेरियल जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर ले। ये तो कोर हो गई, यहां पे फिजन हो रहा है और बाहर से रिफ्लेक्टर, ताकि रेडिएशन लीकेज ना हो। इट इज सराउंडेड, कोर इज सराउंडेड बाय रिफ्लेक्टर टू रिड्यूस लीकेज। अब ये देखा गया जो धीरे चलने वाले न्यूट्रॉन्स हैं, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, जो धीरे चल रहे हैं, उनके फिजन करवाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मच लाइकली टू कॉज फिजन देन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब जो बहुत तेज चल रहे हैं हमें इनको स्लो करना पड़ेगा ताकि फिजन हो। जब फिजन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत तेज जो चल रहे हैं न्यूट्रॉन्स, हमें उनको स्लो करना है। स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं हैवी वाटर ग्रेफाइट, और इसको कहते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का यूज क्या है? टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। बहुत तेज चलने वाले न्यूट्रॉन्स को धीरे कर देना, क्योंकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इनके फ्यूजन करवाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोर के अंदर हम डालते हैं मॉडरेटर, जैसे हैवी वाटर डाल दिया, ग्रेफाइट डाल दिया, यहां अंदर मॉडरेटर डाल देते हैं ताकि तेज चलने वाले धीरे हो जाएं। ठीक है, अब हमने यहां पे कंट्रोल नहीं खोना है, हमें चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है। तो जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनने लगे, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलने लगे, तो हम यहां पे कंट्रोल रॉड को यहां अंदर डाल देते हैं। कंट्रोल रॉड्स, इनको बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। ये जो मैंने रेड में बनाई ना, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड का यूज क्या है? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। तो जैसे ही हमने देखा यहां अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन बनने लगे, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन बनने लगे, तो हमने क्या किया? इन कंट्रोल रॉड को ऐसे अंदर डाल दिया। ऐसे अंदर जब डाल दिया तो इनका देखिए ज्यादा मटेरियल कोर के अंदर है, तो ये ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। हमने देखा न्यूट्रॉन कम बन रहे हैं, तो हमने इनको थोड़ा बाहर निकाल दिया, अब ये कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो सीधा बात ये, जैसे ही हमने देखा कि न्यूट्रॉन ज्यादा बनने लगे, तो हमें नहीं चाहिए कि यहां पे चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए। हमें इस पे कंट्रोल नहीं खोना है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स अगर एक साथ बन गए तो ज्यादा फिजन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि ज्यादा न्यूट्रॉन्स जो बन रहे हों उनको एब्जॉर्ब कर लें। तो हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं? कंट्रोल रॉड। जब इसको ज्यादा अंदर डाल देंगे, ऐसे यहाँ से इसको पुश कर देंगे, ये ज्यादा अंदर चले जाएंगे और ज्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ। लेकिन जब ये बाहर आ जाएंगे, ऐसे कर देंगे जब, तो ये कम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे ही हमने देखा ज्यादा न्यूट्रॉन बन रहे हैं, अंदर डाल दो, ठीक है, कम बन रहे हैं, बाहर निकाल दो। समझ गए ना इतना? ठीक है, तो कंट्रोल रॉड ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कैडमियम। तो कंट्रोल रॉड ज्यादातर कैडमियम की बनाई जाती है। इतना समझ गए? अच्छा, अगर चेर्नोबाइल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें यूक्रेन में, तो वहां पे 1986 में यहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे चेन रिएक्शन को, तो ऐसे ही ब्लास्ट हो गया था, कुछ लोग मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो ये हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए, इसीलिए कंट्रोल रॉड यहां पे लगाई जाती हैं। जैसे ही ज्यादा न्यूट्रॉन अंदर डालता, ठीक है, काय की बनी होती है? न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल की, जैसे कैडमियम की। ठीक, अब क्या होगा? अब यहां पे हीट एनर्जी रिलीज होगी, जैसे जैसे फिजन होगा हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब इस हीट एनर्जी को हम आगे ट्रांसफर करते हैं, इस हीट एनर्जी को हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कूलेंट। ये हीट एनर्जी को आगे ले जाता है। कूलेंट जैसे हम वाटर यूज करते हैं, या हम लिक्विड सोडियम इसमें यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट। तो कूलेंट का काम होता है जो यहाँ पे हीट एनर्जी है उसको आगे लेके जाना। फिर ये हीट एनर्जी आगे जाती है, देखिए मैंने लिखा है कूलेंट, इट ट्रांसफर्स हीट टू अ वर्किंग फ्लूइड। ये हीट एनर्जी को आगे लेके जाता है और यहां स्टीम बना देता है। ठीक, हीट एनर्जी आगे गई, वाटर से बन गई स्टीम। समझ रहे? कूलेंट का काम क्या है? हीट एनर्जी को आगे लेके जाना। वो हीट एनर्जी वाटर को हीटअप करती है, स्टीम बनती है, और स्टीम से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमेगी तो ये फिर आ गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर। टरबाइन घूमेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझ गए? बाकी ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एक बार फिर से ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे?
न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हुआ, कोर है जहां पे फिजन हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज करते हैं। हमने देखा ज्यादा न्यूट्रॉन ना बने तो हम यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं जो कि बनी होती है कैडमियम से, ठीक। यहाँ पे फिजन हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कूलेंट का वर्क होता है इसको आगे लेके जाना, जो वाटर को हीटअप करता है, स्टीम बनती है, स्टीम का काम होता है टरबाइन को घुमाना, और टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन में हम कॉपर कॉइल लगा सकते हैं, ठीक, और उसको घुमा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है और फ्लक्स के चेंज होने से बनता है करंट, ठीक है। बाकी ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रोसेस है। खैर यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब इसको हम सील्ड कर देते हैं, पूरे ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम सील्ड कर देते हैं ताकि यहां से जो रेडिएशन थोड़ा बहुत लीकेज हो भी रहा है वो बाहर ना जाए। सील्डिंग, होल रिएक्टर इज प्रोटेक्टेड विद कंक्रीट वॉल। सील्ड किससे कर देते हैं, कंक्रीट वॉल से। इसके बाद ऐसे कंक्रीट वॉल लगा दो ताकि रेडिएशन लीकेज ना हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और फैक्टर इसमें आता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कैसे डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। अगर लॉस कम हो रहे हैं, लॉस कम होने का मतलब भाई एक न्यूट्रॉन आया यूरेनियम के साथ, वो 3 बनाता है, बताया मैंने इससे पहले न्यूक्लियर फिजन में, एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बनाता है। तो हमने ये देखा, सपोज के इक्वल टू 1 आया, के इक्वल टू 1 मतलब जितने लॉस हो रहे हैं उतने ही बन रहे हैं, ठीक। रेट के क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। सपोज के इक्वल टू 1 है, जितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं उतने ही नहीं बन रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन आ रहे हैं 2 नहीं बन रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन। और न्यूक्लियर रिएक्टर को हम इसी सिचुएशन में ज्यादातर रखते हैं, लगभग 1 के इक्वल के को रखते हैं, ठीक। अगर के 1 से ज्यादा हो जाए, 1 से ज्यादा मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2 आ रहे हैं 4 बन रहे हैं, 4 8 बना रहे हैं, 8 16 बना रहे हैं, 16 32 बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो रही है। देखो फिर से, k ग्रेटर देन 1 का मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं। 2 4 बना रहे हैं, फिर 4 8 बना रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो रही है, ज्यादा बन रहे हैं ये। k ग्रेटर देन 1, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, बन ज्यादा रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं, तो ये चेन रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो रही है। जैसे हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स का, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना न्यूक्लियर रिएक्टर को, के ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सुपर क्रिटिकल सिचुएशन। सुपर क्रिटिकल हो गई सिचुएशन, ठीक। तो के को हम लगभग 1 के इक्वल ही रखते हैं। अगर के लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल सिचुएशन है, सब क्रिटिकल, समझ गए इसको। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर रिएक्टर को हम k इक्वल टू 1 पे रखना चाहते हैं, k ग्रेटर देन 1 पे नहीं, समझ गए। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, phenomenon of fusing 2 or more light nuclei to form a heavy more stable nucleus with the release of large amount of energy। 2 और 2 से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई जब मिलके कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए लिखा मैंने विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1H1 2 प्रोटॉन ये मिलके बना रहे हैं 1H2 ड्यूटेरियम, प्लस रिलीज हो रहा है साथ में पॉजिट्रॉन, E प्लस लिखा ना, पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, प्लस न्यूट्रिनो, और एनर्जी रिलीज हो रही है 0.42 MeV, ठीक। अच्छा, हमें प्रोटॉन और प्रोटॉन को कंबाइन कराना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को कंबाइन कराना है, दोनों है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना दोनों पॉजिटिव चार्ज है, हमें इनको कंबाइन कराना है, इनका न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हम इनको बहुत पास लेके आना चाहते हैं, बहुत पास, बट ये तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें इनको फ्यूज कराना है, कंबाइन कराना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों प्रोटॉन है, दे विल रिपेल ईच अदर। फिर भी हम उनको फ्यूज कराना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब कैलकुलेशन किया गया तो यह पता चला कि भाई इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए एनर्जी चाहिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो टेम्परेचर चाहिए 3 × 10⁹ केल्विन के करीब,
इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए 3 इंटू 10⁹ केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। और जब फ्यूजन को अचीव किया जाता है बाय रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के जब फ्यूजन करवाया जाता है उसे कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए? तो क्या है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जहां पे फ्यूजन अचीव किया जाता है बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो क्लियर है? फ्यूजन समझ गए? क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? कंबाइन कराना दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई को, वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक, जो कि स्टेबल होता है और यहाँ पे ज्यादा फ्यूजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में, ठीक है। और जब फ्यूजन अचीव किया जाता है बाय रेजिंग द टेम्परेचर उसे कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, अगर बात करें सन की और स्टार्स की, तो वहां पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो किससे होती है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से। तो वहां पे फ्यूजन होता है। सन में और स्टार्स में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब डिफरेंस देखें फिजन और फ्यूजन में। यूजुअली न्यूक्लियर फिजन प्रीसीड्स फ्यूजन। इसका मतलब क्या है? फ्यूजन करवाने के लिए हमें फिजन की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों सर? तो समझिए, अगर हमें प्रोटॉन और प्रोटॉन को फ्यूज कराना है, कंबाइन करना है, तो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 10⁹ केल्विन के करीब, बहुत हाई टेम्परेचर। और इतना टेम्परेचर हम कहां से लेके आए? तो हम इतना टेम्परेचर लेके आते हैं न्यूक्लियर फिजन करवा के। न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं, इतना टेम्परेचर बनता है प्रोटॉन प्रोटॉन को कंबाइन कराने के लिए। इसीलिए बोला यूजुअली न्यूक्लियर फिजन प्रीसीड्स फ्यूजन। फ्यूजन करने के लिए फ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया? अब आगे देखो, इसमें आगे चलो। सेकंड देखिए, एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन देन फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है, इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है न्यूक्लियर फिजन पे। एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, इट इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब ही अपने आप में कितना खतरनाक है। हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में एटम बॉम्ब था न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड, वो कितना खतरनाक था। इससे 6-7 गुना ज्यादा ताकतवर होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। अब सोचिए उस समय इतना डिस्ट्रक्शन एटम बॉम्ब से हुआ था, तो आज की डेट में जब हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिए गए हैं तो कितना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो जहां एक तरफ फिजिक्स ने हमको ताकत दी है तो डिस्ट्रक्शन भी दिया है। खैर, बात है यूज करने पे, हम उस ताकत का यूज कैसा करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा ही यूज करना चाहिए, ठीक है। खैर आगे बढ़ो। थर्ड डिफरेंस, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट इन फ्यूजन। फ्यूजन में रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनते, ये अच्छा एडवांटेज है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फिजन में रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहां पे कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता। वेस्ट मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नो रेडियो एक्टिव वेस्ट इन फ्यूजन। एक डिसएडवांटेज भी है न्यूक्लियर फ्यूजन का, अभी तक हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिजन को कंट्रोल करना हमने सीख लिया, कंट्रोल रॉड से, इससे पहले बताया था हमने। तो फ्यूजन को कंट्रोल करना हमें आ गया, लेकिन हम न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। क्यों सर? देखो, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एक ढेर रखा हुआ है, हाइड्रोजन का कोई पैकेट है, हाइड्रोजन का, ठीक है, ऐसे समझिए थोड़ा समझने के लिए। हाइड्रोजन का एक पैकेट हमारे पास है, हमने 2 प्रोटॉन को कंबाइन किया। कैसे? न्यूक्लियर फिजन करवा के। न्यूक्लियर फिजन किया, टेम्परेचर 10⁹ केल्विन तक पहुंचा और 2 प्रोटॉन कंबाइन हो गए। अब जब 2 प्रोटॉन कंबाइन हो गए तो उनसे इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि फिर वो अगले 2 को कंबाइन करवाएंगे और ये कंबाइन होना, ये फ्यूज होना चलता रहेगा। हमने एनर्जी दी, कंबाइन हुए, कंबाइन होने से एनर्जी रिलीज हुई, फिर उससे और आगे कंबाइन हुए, ये कॉम्बिनेशन चलता रहा। लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर, सोचिए 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर को झेलने के लिए ऐसा कंटेनर कहां से लाएंगे जो इतना टेम्परेचर को झेल दे? 3 × 10⁹ केल्विन टेम्परेचर को झेल दे, ऐसा कंटेनर हम कहां से लाएंगे? ठीक, इसीलिए हम फ्यूजन को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई क्या हुआ?
पहले हमने प्रोटॉन को कंबाइन कराया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी। कैसे? न्यूक्लियर फिजन से हम ज़्यादातर ये देते हैं। ठीक, कंबाइन हो गए, वो कंबाइन होने से इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि अगले कंबाइन हो गए, अगले कंबाइन हो गए, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब तक पूरा हाइड्रोजन का पैकेट नहीं जल जाता, वो जो हाइड्रोजन रखा हुआ है जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी हीट एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें? नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अगर हम ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर पाए, मतलब कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर पाए तो हमारे पास, ह्यूमन बीइंग के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा विदाउट पॉल्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर हम कंट्रोल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन करवा पाए तो हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। क्यों सर? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल क्या है? फ्यूजन किसका होता है? हाइड्रोजन का कराते हैं। फ्यूजन किसका कराएंगे? हाइड्रोजन का। फ्यूजन किसका कराते हैं? यूरेनियम का। यूरेनियम जो कि दुनिया में कम अवेलेबल है। फ्यूजन किसका करवाते हैं? हाइड्रोजन का, जो कि बहुत अवेलेबल है। अगर वाटर की बात करें, वाटर में भी तो हाइड्रोजन है। ठीक, अगर हम फ्यूजन को, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना सीख गए तो हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। वो इसलिए बोला गया क्योंकि फ्यूजन का फ्यूल है हाइड्रोजन, जो कि बहुत अवेलेबल है दुनिया में, बहुत अवेलेबल है हाइड्रोजन। लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं करवा पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए काम चल रहा है। सभी कंट्रीज इस पे काम करने पे लगे हुए हैं कि कैसे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन को, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा और विदाउट पॉल्यूशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।